टीईटी का उर्दू मीडियम का, ये सीटीपी का। हम ये देखेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कि जहानत का तस्वुर और जहानत के नजरियात। जहानत की कतई कोई तारीफ व मानी बयान नहीं कर सकता। तो आमतौर पर क्या है कि जहानत को गौर व फिक्र, मसाइल के हल करने, रद्द अमल का वगैरह से जाहिर किया जाता है। एक शख्स को हम जहीन और दूसरे को क्या कहते हैं, कुन जहन भी कह सकते हैं। पहले शख्स से हमें मुश्किल कामों को सीख लेने और से जल्द सीख लेने की तवक्का होती है, जो जहीन होता है तो। लेकिन दूसरा शख्स जो है तो जिससे हम सिर्फ आसान कामों को सीखने और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करने की तवक्का रखते हैं, कि अगर कोई कुन जहन है तो ये बहुत आहिस्ता कर रहा होगा, ऐसा रखेंगे, उससे तवक्का ही नहीं रहती। हमें इस बात का यकीन होता है कि पहले शख्स नई और गैर मानूस हालतों में, मानूस मतलब क्या होता है, कि जो जान पहचान वाली मानूस हो जाना, जैसे कि बिल्ली मानूस हो गई, यानी कि उसको फैमिलियर हो गई। तो गैर मानूस हालातों से मुताबिकत जो पैदा कर लेगा, दूसरे शख्स को ऐसा हालत से मुताबिकत पैदा करने में दुश्वारी होगी। पहला शख्स किसी नए मसले का हल तलाश कर लेने का अहल होगा, लेकिन जो है तो दूसरा शख्स वैसे ही हल करने से काम लेने की कोशिश करेगा जिसने उसे पहले कब्ल सीखा है। लेकिन अब वो इस सूरत हाल के लिए मुनासिब नहीं है। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड, जो कदीम तरीका जो बताया जा रहा है, तो उसको करने की कोशिश करेगा। पारंपरिक तरीका वो नए और पुराने के दरमियान फर्क का सही अंदाजा उसी वक्त कर सकता है जब दोनों बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ना हो। एक आदमी जहीन आदमी को बहुत ही लतीफ और बारीक फर्क का भी इदराक हो सकता है। वो किसी चीज की खुसूसियतों का तस्वुर उसके बगैर भी कर सकता है, और एक वस्फ पर दूसरे औसाफ से उसे अलहदा गौर कर सकता है। वो तजरीदी तौर पर सोचने की सलाहियत भी रखता है। जहानत एक आम अहलियत है, क्योंकि उससे उसका इजहार इन मुख्तलिफ अमाल के जरिए होता है जिन्हें एक जहीन शख्स अंजाम देने का अहल होता है। जहानत का इजहार किसी नई बात को सीखने, नए हालात से मुताबिकत हासिल करने, अशिया और हालत के दरमियान रिश्तों को समझने और उनका तस्वुर करने, मसलों को हल करने, लतीफ मवाजना करने, तजरीदी तौर पर सोचने, मुश्किल और पेचीदा कामों को तो कामयाबी के साथ अंजाम देने में होता है। तो जहानत की तारीफ इस तरह से की जा सकती है। अल्फ्रेड बिनेट के मुताबिक 1900 में फ्रांसीसी माहिर नफ्सियात था, उसने स्कूल में बच्चों की सोच और कामों को मद्देनजर रखकर जहानत की पैमाइश करने के लिए एक जांच को तैयार किया। उसका ख्याल ये था कि सोच कोई आसान अमल नहीं होता, बल्कि एक पेचीदा अमल होता है। मुख्तलिफ लोगों की जहनी सलाहियतें उसमें मुख्तलिफ होती है। उसने उम्र के लिहाज से सलाहियत नापने की जांच भी तय की थी। इसी काम को अंग्रेजी में तर्जुमा करके गोडार्ड 1911 में उसने जांच तय की, जिसे अल्फ्रेड बिनेट जांच कहा जाता है। अल्फ्रेड के मुताबिक जहानत का ताल्लुक विरासत के अलावा समाजी माहौल पर भी होता है, मतलब हेरिडिटी एज वेल एज सोशल एनवायरनमेंट पर। अब देखते हैं कि एडविन बोरिंग 1923 ने उसमें जहानत की तारीफ यूं बयान की कि जहानत की जान से नापने को जहानत कहते हैं, जहानत की जान से नापने को। एडॉन ने जहानत की नौयत को तफसील से बयान नहीं किया। जहानत को नापने की बहुत सारी जांच मौजूद है, कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सी जांच सबसे ज्यादा अहम है। जहानत के तीन अज्जा कौन से हम देखते हैं, माहौल से मुताबिकत की सलाहियत, सीखने की सलाहियत, तजरीदी फिक्र की सलाहियत। थॉर्नडाइक ने तीन किस्म की जहानत बताई। समाजी तजरीदी मखरून जहानत, समाजी जहानत वाला जो शख्स है तो समाज से बेहतर ताल्लुकात को रखता है, जबकि तजरीदी जहानत वाले जो है फिलासफर और फनकार, मुसव्विर, अदीब और शायर होते हैं। मखरून जहानत जो है, तो मखरून जहानत वाले लोग अपने काम बेहतर अंदाज में करते हैं, जैसे कि इंजीनियर और आर्किटेक्ट, इस तरह से इनको मखरून जहानत में रखा गया। अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन 1905 में उसने पहली मर्तबा जहानत नापने की जांच की तय की, जो आइंदा जमाने में बेहतर होती गई। फिर उसके बाद टर्मन। अब जो टर्मन है उसमें बड़ी काविश है। टर्मन जो था उसमें उसकी बड़ी काविश रही। उसने जहानत की पैमाइश को रियाजी के जाब्ते से जाहिर किया जाता है, तो उसको आप ये लिख के रख लेना है। हाँ, तो उसमें थर्मन ने जो जहानत की पैमाइश को रियाजी के ज़ाब्ते से जाहिर किया, वो क्या है, आई क्यू इजिकल्स टू एम ए अपॉन सी ए। जैसे कि आप बीए किए हो रहे थे तो बीए भी लिख सकते हैं। उसको याद रखने क्या कर लेना है, आई क्यू इजिकल्स टू एम ए अपॉन बी ए। पहले बीए होता है जैसे, तो आपने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन डिवाइडेड बाय ग्रेजुएशन ऐसा याद रख सकते हैं, कि मेंटल एज अपॉन बायोलॉजिकल एज, या फिर आप उसको क्रोनोलॉजिकल एज भी कह सकते हैं, सी ए। तो सी ए कह लो, या बी 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 ए कर लो, या बी सी ए, एम सी ए, ऐसा कोई भी टाइम से आप उसको याद रख सकते हैं इस तरह। मल्टीप्लाई बाय 100। तो जहनी खारिज किस्मत, खारिज किस्मत हमने देखा था कहाँ पर आता है, सबसे ऊपर क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं।
तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है जहनी उम्र क्या होगी कि मेंटल एज, और तारीखी उम्र क्रोनोलॉजिकल एज जो बायोलॉजिकल एज भी हम कह सकते हैं। जहनी उम्र किस यानी किसी शख्स की ऊपर की गई आजमाइश होती है, जहनी आजमाइश। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे की उम्र 12 साल है, तो उसकी 8 9 10 14 साल की उम्र वाले बच्चों की जहानत जांचने वाली मुकम्मल करना है, तो कहा जाता है कि उसकी उम्र 12 साल है लेकिन जहनी उम्र उसकी 14 साल है। तो उसको कैसे लिखेंगे? 14/12 मेंटल एज के हिसाब से। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 100 ये कर दिया जाए, तो उसका IQ इस तरह से निकलेगा। जो कि फिर 140 के सतह में जो IQ का स्कोर है यहाँ पर बताया जाएगा कि अगर ये 1 6 में आ रहा है तो कहाँ पर बैठ रहा है वो इसमें। तो वो अबव एवरेज है वो बच्चा। IQ की तशरीह क्या है कि किसी शख्स का IQ जानने के बाद उसका अंदाजा बआसानी लगाने के लिए कि इसकी जहानत का मेयार क्या है, IQ इस तरफ असनाफ बंदी की गई। उसमें पहला है कि बहुत जहीन, जिसको जीनियस या फिर उसी तरह से क्या कहते हैं, और गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन ये आते हैं 140 एंड अबाव। बहुत ज्यादा बढ़तर, वेरी सुपेरियर, तो सुपेरियर 139 to 130। बढ़तर यानी सुपेरियर 129 to 120। और एवरेज जो है तो 119 to 110। और एवरेज जो रहेगा, अबाव एवरेज हो गया ऊपर, और एवरेज यानी कि 109 से 90। बिलो एवरेज जो रहेगा तो 89 to 90 डल, और बॉर्डर लाइन ये होता है 79 to 70। और जयफुल अक्ल मोरॉन जिसको कहते हैं, इडियट का एक और नाम होता है मोरॉन, यू मोरॉन ऐसा अगर किसी को कहा जाए क्या तुम गधे हो, तो जयफुल अक्ल ये होता है कि 69 to 50। और नाकिसुल अक्ल इम्बेसाइल, इम्बेसाइल जो होता है तो 49 to 25। और फातिरुल अक्ल जो कि 20 to 0। अब देखिए इसमें जो IQ स्कोर है, तो कहीं पे पर आपको डिफरेंट मिल सकता है, कहीं पर आपको ये 20 तक बताए जाएंगे। जो कुछ कुछ जो बुक्स है, इसमें फॉर्मूला है या नहीं हम देख लेंगे, इसमें कुछ इंडेक्स है या दिया हुआ। जो हिंदी और इंग्लिश के जो नोट्स है, उसके थ्रू हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि IQ स्कोर का भी आपको बराबर से याद होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर कहीं उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, IQ का स्कोर दिख जाए तो आपको बताना है। ये है, देखिए। अब देखिए इसमें अलग है, बिलो 20। ये क्या हो गया? इडियट। तो आपने क्या करना है, ये वाले से याद रखना है, क्योंकि ये वाला जो है तो ये ज्यादा ऑथेंटिक है उसके मुकाबले में। तो कोई एक आपको याद करना है, दो में नहीं तो कंफ्यूजन होगा। और ये आसान भी है क्योंकि ये 24 यानी कि ऑड नंबर में आ रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, 20 तक, अगर इडियट तक, बिलो 20 इडियट। फिर उसके बाद और 20 ऐड करना है। तो 20 में 20 मिलाए तो क्या होते हैं? 40 होते हैं। लेकिन हम 20 के बाद 30 ऐड कर देंगे, मतलब 49 तक। तो उसके इक्वल में रखना है, मतलब 50 के बिलो, तो एम्बेसाइल जो आएगा तो वो नाकिसुल अक्ल में आएगा। और यहाँ पर क्या बताया गया? 25 से रखा गया है। तो ये फ्लैक्चुएशन हो सकता है, लेकिन हम उसको ऐसे याद रखेंगे। 20, फिर 20 to 49। और मोरन को रखेंगे हम 50 to 69 की कैटेगरी में, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए। 50 से 69 ये बराबर है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का। मतलब 20, 30 और 20। फिर यहाँ से 20 20 का डिफरेंस लेके चलना है। फिर अब 10 का डिफरेंस आ रहा है, देखिए बॉर्डर 50 से। तो इसके अंदर क्या आएगा? डिफरेंस 10 का डिफरेंस आया यहाँ पर। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है अभी? फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो पहले क्या आई? 20, फिर 30, फिर उसके बाद में 20, फिर उसके बाद 10। 20 से 30 होकर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको याद रख लेना है। फिर ये 10 हुई, 70 to 79। फिर उसके बाद डल, ये भी कितना है? 10 है बस। 10 10, मतलब 10, और उसके बाद फिर से 10 उसमें ऐड करना है, मतलब 2 बार। तो ये क्या हो गया? एवरेज। फिर अब जब एक बार रिपीट हो गया 10, तो उसको फिर 20 से इंक्रीमेंट करना है। ये 10, ये 10, और फिर उसके बाद ये 92। अब ये 99 नहीं हुआ, 20 हुआ। फिर 10 20, और उसके बाद 20, और फिर उसके बाद में ये 20 के हिसाब से। तो ऐसे, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं IQ का। तो ये इस तरह से, क्योंकि ये आता है कि कौन से सतह में कौन सा स्टूडेंट फाइंड आउट होगा ये। उसके बाद अब आगे बढ़ते, ये देखा गया है कि IQ की तकसीम उमूमी होती है, इस बात से हम अहम नताइज हासिल कर सकते हैं। मसलन किसी आबादी में उन अशखाज की तादाद बहुत
थोड़ी होती है, जिनका आईक्यू बहुत ही ज्यादा कम होता है। बेशतर अशखास का आईक्यू औसत होगा और उनकी पोजीशन दरमियानी होती है। दूसरे लफ्जों में, बहुत कम लोग निहायत कुंजहन और बहुत कम अशखास निहायत तेज फहम होते हैं। बेशतर अशखास ना तो कुंजहन होते हैं और ना तो तेज फहम। वो औसत जहानत के होते हैं। इससे ये भी मालूम होता है कि सिर्फ जहीन लोग ही जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं करते। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बहुत सारे कामयाब अशखास की सलाहियत औसत होती है। लिहाजा कामयाबी के लिए बाज दूसरी सलाहियतों का भी होना जरूरी है। उन्हें मखसूस सलाहियतें कहते हैं। यानी कि वो कुछ स्किल्स ऐसी होती है। तो आप इंटेलिजेंस के बेस पर, ये सवाल आता है हमेशा कि आप इंटेलिजेंस के बेसिस पर सामने वाले का आप फ्यूचर या फिर उसका करियर डिसाइड नहीं कर सकते इंटेलिजेंस के बेसिस पर। फातिरुल अक्ल अपनी पर्दाख्त नहीं कर सकता, बालिग होने पर भी उसकी ज़हनी उम्र 3 साल से कम होती है। फातिरुल अक्ल किसमें था? ये देखिए, फातिरुल इडियट, सबसे लास्ट वाले को फातिरुल अक्ल कहा गया था। तो ये देखिए, फातिरुल अक्ल इडियट, इस तरह। तो ये वाला जो है, तो कभी ऐसे मतलब उर्दू में टर्म आ गया कि फातिरुल अक्ल किसमें आएगा, तो वो कंफ्यूज हो सकता है इसलिए। तो कहाँ पर चढ़ा था? पर्दाख्त नहीं कर सकता, बालिग भी हो गया अगर वो, तो उसकी जहन की उम्र 3 साल से कम होती है। उससे वही वैसे ही किरदार की उम्मीद की जा सकती है जिसका मुशाहिदा किसी 3 साल के औसत बच्चे के किरदार में होता है। मतलब अगर वो बड़ा भी हो गया, बालिग, तो वो कहेगा चींटी मरने पर खुश हो जाएगा, चींटी मर गई बोलकर। नाकिसुल अक्ल की जहनी उम्र 3 से 7 साल तक होती है। वो बंधे टिके फराइज अंजाम दे सकता है, ये गुफ्तगू कर सकता है और गिने चुने आसान ढंग के काम सीख लेता है, लेकिन वो तालीम से कोई इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकता। ज़ईफुल अक्ल 8 से 12 साल तक की जहनी उम्र रखता है। अब ज़ईफुल अक्ल किस में आता है? मोरॉन, जिसको देखा था हमने, मोरॉन। तो थर्ड कैट नंबर का जो है उसमें बॉटम से, वो लिखना पढ़ना सीख लेता है, वो अपनी जिम्मेदारी भी संभाल लेता है और रोज खा भी सकता है, लेकिन उससे हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बहुत सारी चीजें आ गई। जितना पढ़ लिया उतना काफी हो जाएगा उसके लिए, उतना एहसान रहेगा उसका। जहानत के नजरिए क्या है? दो अज्जा का नजरिया, स्पेरमैन। बहुत सारे लोग ऐसे तो नहीं देख रहे कि अलजेब्रा नहीं आता तो खुद पर मत लीजिए। ये अलग किस्म के लोग होते हैं। जहानत के नजरिए क्या है कि दो अज्जा का नजरिया है स्पेयरमैन का, टू फैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन। स्पेयरमैन एक अंग्रेज माहिर था जो गैल्टन से बहुत ज्यादा मुतासिर था। उसका ख्याल था कि सिर्फ एक आम जहनी सलाहियत होती है जो विरासत में मिलती है, हेरिडिटी में। उसे अज्जा का तज्जिया करने वाला बावाए आदम कहा जाता है। उसने जांच की बुनियाद पर अज्जा यानी मददों का तज्जिया किया और उन्हें एक दूसरे से मरबूत रखा, जोड़े। बहुत सारे तजुर्बात करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जहानत दो अज्जा पर मुनहसर होती है, जिसमें जी मतलब होता है आम जनरल जुज, और एस मतलब होता है खास जनरल जुज यानी कि स्पेसिफिक। तो जी यानी कि क्या होता है, और ये हमेशा आता है जनरल टू स्पेसिफिक के तौर पर जो आ जाना। जी का जुज होता है जहनी हदफ को मुकम्मल करने की सलाहियत को जाहिर करता है। और हदफ लैंग्वेज भी आता है जी की कभी कभार। हदफ मतलब क्या होता है? टारगेट। टारगेट लैंग्वेज, हदफ जबानी यानी। हाँ। तो उसके बाद में जो जो हर इंसान में, हाँ, सेकंड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो हर इंसान में होता है, लेकिन उसकी मकदार अलग अलग होती है। ये जुज क्या होता है? जी तमाम जहनी सलाहियतों और काबिलियत की बुनियाद पर होता है। ये पार्ले जी का जी नहीं है, तमाम जहनी सलाहियतों को। स्पेयरमैन ने इसे जहनी तवानाई, मेंटल एनर्जी से भी तशबीह दी है। जी जिसमें ज्यादा होगा, उसकी जहानत उसी कदर ज्यादा होती है। ये जुज किसी हदफ को मुकम्मल करने की बुनियाद बनती है जो पैदाइशी होती है और विरासत से मिलती है। इस तरह जुज तरबियत और तालीम को मुतासिर नहीं करता। किसी हदफ को मौसर अंदाज में अगर पाए तकमील, मोस्ट इफेक्टिव वे में अगर पाए तकमील तक पहुंचाना है, अगर आपको उसके लिए मखसूस सलाहियतों की जरूरत होती है। इस मखसूस सलाहियत को क्या कहते हैं? एस। एस मतलब क्या? स्पेसिफिक। इस जुज की नोयत बदलती रहती है और ये तरबियत और तालीम को मुतासिर करती है। हमें अलग अलग सलाहियतों वाले अज्जा की जरूरत होती है जो अपने तौर पर अलग अलग काम अंजाम देते हैं। हर शख्स में एस जुज अलग अलग नोयत का होता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स में ये जुज जो है तो एस रियाजी में ज्यादा मौसर होता है। कोई रियाजी में माहिर होगा तो कोई अदब फनून लतीफा में ज्यादा कारगर नहीं कर सकेगा। वही स्पेयरमैन के मुताबिक हर हदफ में दोनों अज्जा जी और एस की जरूरत होती है। इसके बावजूद उन्हें इस बात का कामिल यकीन है कि उनमें से जी जुज एस जुज से ज्यादा असरअंदाज होता है। उन्होंने इस बात से बहुत सारे जहनी सलाहियतों की मुकम्मल जांच करने के बाद कही। उन्होंने अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर यह बात भी कही कि जो शख्स जहनी आजमाइश में ज्यादा अगर बेहतर होता है तो वो दूसरी किस्म जो होती है उसकी जांच में भी बेहतर कारकर्दगी पेश करता है। स्पेयरमैन के जहानत के नजरिए को तनकीद का निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने जहानत सिर्फ दो अज्जा कारफर्मा होने की बात की थी। जैसे कि कोलबर्ग का जो है तो क्रिटिसाइज हुआ था, तो उसी तरह से जो है तो प्याजे के भी तनकीद का शिकार बनी थी।
थेरी अलग अलग। तो स्पेयरमैन के जहानत के नजरिए को भी तनकीद का ही शिकार बनी, जिसमें क्या था कि जहानत सिर्फ दो अज्जा कार फरमा होने की बात कही उन्होंने, जबकि थर्स्टन जो थे उन्होंने ये साबित किया कि जहानत में बहुत सारे अज्जा होते। तो इनका ये एस और जो जी वाला जूस है, तो ये दो अज्जा की वजह से वो तनकीद का शिकार बनी स्पेयरमैन की याद रखनी। उसके बाद है ग्रोही अज्जा का नजरिया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन की। अब देखते हैं थर्स्टन ने क्या कहा था। थर्स्टन के नजरिए को बुनियादी जहनी सलाहियत यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी कि पीएमए कहा जाता है। थर्स्टन ने स्पेयरमैन के नजरिए की तौसीह की। उन्होंने इस बात की पुरजोर तायद की कि जहानत हमा जहत होती है, ज्यादा होती है, और इस बात से इनकार कर दिया कि जहानत किसी एक चीज पर मबनी होती है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉलेजों के तलबा का मुताला किया और इस नतीजे में पहुंचे कि जहानत में बहुत सारी जहनी सलाहियतें मुलविस होती है। इब्तिदा में ये 7 होती है और बाद में मजीद 2 का इजाफा भी हो जाता है। इस तरह कितने हो गए? 9। 9 कौन से? इस्तदलाल को 2 हिस्से में तकसीम किए फिर उन्होंने, एक इस्तक़राई इस्तदलाल और एक इस्तखराजी इस्तदलाल, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के तौर पर, और निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि। इस तरह से इनके नजरिए के मुताबिक किसी जहनी काम को करने में कोई खास सलाहियत का दखल नहीं होता सिवाय मुश्तरका जहनी सलाहियत के। तमाम जहनी सलाहियतों में एक जुज मुश्तरक होता है। मुश्तरक मतलब एक सिमिलर, वो एक दूसरे से जुड़कर यानी कि मरबूत होकर एक ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उन सलाहियतों की पैरवी करने वाले जिसको बुनियादी जुज यानी प्राइमरी फैक्टर कहते हैं। इसी तरह दूसरे जहनी सलाहियतों में कोई दूसरा जुज मुश्तरक होता है और ये अमल इसी तरह जारी रहता है। इस तरह तमाम जहनी सलाहियतें यकजा होकर अलग अलग ग्रोह बनाती है और मुश्तरका जुज से मरबूत रहती है। हर ग्रोह का बुनियादी जुज अपने तौर पर आजाद होता है। हस्टन ने 7 बुनियादी सलाहियतें पीएमए भी बताया, जो कि इस तरह से: वर्बल मीनिंग एबिलिटी यानी कि जबानी मानी की सलाहियत, लफ्जी रवानी सलाहियत यानी कि वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, मुकामी सलाहियत स्पेशल एबिलिटी, इंसी सलाहियत यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस्तेदलाली सलाहियत यानी रीजनिंग, मेमोरी एबिलिटी याददाश्त की, और इदराक की रफ्तार वाली सलाहियत परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। इस तरह से तो ये पीएमए जो बताए थर्स्टन ने, और पीएमए का फुल फॉर्म क्या था? हाँ, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी याद रखना है, बराबर। तो TAIT जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। तो उसमें एप्टीट्यूड एबिलिटी और उसके अंदर रीजनिंग भी आता है, न्यूमेरिकल, स्पेशल। स्पेशल मतलब मुकामी, अगला पैटर्न क्या होगा? फ्लुएंसी की एबिलिटी, वर्बल, ये साले मतलब वर्बल और नॉन वर्बल में क्या आता है कि इमेजेस होती है, इमेजेस देखकर बताया था कि अगला क्या है। परसेप्चुअल यानी इदराक की रफ्तार। अब देखते हैं कि जुबानी मानी सलाहियत किसी लफ्ज के मानी और मतलब को जाहिर करने वाली सलाहियत होती है। इस तरह इसकी अफहाम और तफहीम गौर व फिक्र के अमल में मददगार होती है। जब कोई काम या किसी बात पर गौर करते तब अचानक मुतबादिल मानी लफ्ज याद आ जाता है तो उसे लफ्जी रवानी सलाहियत कहेंगे। मुकामी सलाहियत यानी कि ऐसी सलाहियत जो सोचने और तख्लीक करने में किसी खाली जगह की बजाय किसी और का इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है। जैसे कि इस कमरे में टोटल कितनी कुर्सियां आ सकती है। मतलब इसका क्या बोलना चाह रहे हैं कि लफ्जी रवानी मुकामी सलाहियत यानी कि ऐसी सलाहियत जो सोचने और तख्लीक क्रिएटिविटी पर है, कि खाली जगह की बजाय किसी और का इस्तेमाल करने की सलाहियत। जैसे कि जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर जो होते हैं, उनको ले जाकर अगर प्लॉट बता दिया जाए तो बोलेगा यहाँ पर ये फला बनेगा, इतने में इतना बनेगा, इतना दरवाजा खुलेगा, ये सब चीजें। तो स्पेशल में भी आ जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस क्लास है, तो क्लास के अंदर टोटल कितने कुर्सी आ सकती है, तो वो एक एबिलिटी होना चाहिए। मुकामी सलाहियत फौरन इसका अंदाजा कायम करती है, तो क्या हो गई? स्पेशल एबिलिटी। हिंसी सलाहियत का क्या है कि ताल्लुक रियाजी की सलाहियत से, जिसमें हिंसों का इल्म और दूसरे हिंसी अमल शामिल होते हैं। इस्तदलाली सलाहियत यानी कि मुंतकी सोच का अमल होता है, जिसमें किसी शख्स को इस बात का इल्म या फहम होता है कि इसके काम के पस पर्दा कौन सा उसूल कार फरमा है, जिसमें इस्तक़राई और इस्तखराजी इस्तदलाल दोनों भी शामिल होते हैं। याददाश्त की सलाहियत यानी कि किसी मवाद या वाक़े को तेज रफ्तारी से सीखने की सलाहियत होती है, और इसमें सीखे हुए मोहतियात का याददाश्त में नज्म करना भी शामिल है। इदराक की रफ्तार वाली जो सलाहियत होती है यानी किसी वाक़े का फौरी इदराक कर लेना। ये 7 बुनियादी सलाहियतें जो थर्स्टन ने बताई, एक दूसरे से मरबूत नहीं होती, मतलब जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो खुद मुख्तार होती है। थर्स्टन का जहानत का नजरिया बहुत मुतासिर कन है, लेकिन उसमें खामियां भी हैं, कुछ गलतियां भी हैं उसके अंदर। वो कौन सी गलतियां हैं? थर्स्टन ने बताई हुई बुनियादी सलाहियतें एक दूसरे से मरबूत नहीं हो रही है, बल्कि अलग अलग है। इस पर तनकीद करते हुए कौन था? एटकिंसन। एटकिंसन ने और हिलगार्ड ने बुनियादी जुज और स्पेयरमैन के जी के जुज के मुखालिफत की। गिलफोर्ड गिलफोर्ड जो थे, तो अब देखिए थर्स्टन का भी जो नजरिया था ये मुतासिर कुन था, लेकिन इसमें गलतियां पाई गई। गलतियां भी
तो थर्स्टन ने बताई हुई बुनियादी सलाहियत, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं थी, मरबूत नहीं थी, अलग अलग थी। इस पर तनकीद भी हुई, देखो फिर इस पर, मतलब जितने लोग कुछ भी थ्योरी लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, कहीं ना कहीं उस पर तनकीदों के शिकार वो बनते रह सकते हैं। तो एटकिंसन और हिलगार्ड, उसने बुनियादी जुज और स्पीयरमैन के जी जुज की मुखालिफत की उन्होंने। गिलफोर्ड जो थे उन्होंने जहानत में 150 अज्जा की निशानदेही की और थर्स्टन की मुखालिफत की कि उसने जहानत को 7 बुनियादी सलाहियतों में कैद कर लिया। इस तरह गिलफोर्ड ने। अब देखिए कसीर जुज़वी नजरिया किसका था? गिलफोर्ड। अब उनकी बात करते हैं। जो जो तनकीदी उसमें हो रहा है और जिसकी बात आई तो उसके हिसाब से पढ़ते जा रहे हैं। तो गिलफोर्ड ने 150 अजहर की निशानदेही, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी इनकी कहलाई, जो कि है कसीर जुज़वी नजरिया। कसीर जुज़वी नजरिए का ताल्लुक थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड से भी है। ये थॉर्नडाइक यानी कि उसने बताया कि जहानत के तमाम अज्जा, और थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पर था? हाँ, मतलब एनिमल पर, वो बात। यानी बिल्ली पर। वो क्या था? पता है, बिल्ली को बंद कर दे। बिल्ली को एक मतलब पिंजरे में उसने रख दिया उसने, मतलब एक बॉक्स में। पूरी तौर से सील नहीं था वो, मतलब हवा वगैरह आ जा सकती है तो। उसके बाद बाहर उसने फिश को रखा, और वो देखा तो उसकी बेचैनी बढ़ गई बिल्ली की, और वो एक हुक था। पता है, बिल्ली को हाँ, कैसा है, इसमें होता है। स्टिमुलस उसमें डॉग वाले थे, पावलो की फीलिंग। तो ये वाला ऐसा था कि मतलब बिल्ली जो है तो वो मतलब जल्दबाजी करने लगी, मतलब निकलने की, और उसके अंदर जैसे कि पैरोट को, उसको तोते को रखते हैं जैसे, तो वो तोता क्या करता है, चोंच से खोलने की कोशिश करता है। वैसा बिल्ली के पास में हुक ऐसी जगह पर था जो आसानी से खुल सकता है। लेकिन वो पहले उसको इतना वो नहीं था, उसने बाद में हुक पर पंजा मारी तो वो खुल गया। तो वो खुल गया, वो बाहर आई, उसने फिश खा ली। फिर उसको फिर से उठाकर उसमें रख दिया गया, तो वो उसमें उसने क्या निकाला है, ग्राफ निकाला। और ये मालूम किया है कि कितना रेट जा रहा है, मतलब कितना टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो पहली बार में ज्यादा टाइम लगा, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी जल्दी, और बिल्ली सीख गई कि ये पंजा मारने पर इस पर ये बाहर आ सकती है, तो वो जल्दी जल्दी करने लगी। तो ये उसका थॉर्नडाइक की जो है, तो ये एक्सपेरिमेंट थ्योरी इस तरह से थी, इस तरह से। और उसके अलावा जो चिंपैंजी का था, वो क्या नाम है? चिंपैंजी का कोयल। पोलर। और उसके अलावा जो डॉग का एक्सपेरिमेंट, वो पावलो की थी। तो पावलो के उसमें वो था जो स्टिमुलस। तो अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब क्या होता है कि जो हमको पहले से हमने कोई चीज खाई हुई है, तो फिर उससे मुंह में पानी आता है या फिर उसका हमको जायका पता है, तो अनकंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कि अगर घंटी है, आमतौर से घंटी बजती है तो सामने वाले को क्या लगता है कि उसको रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे कुल्फी की घंटी बजती है कभी कभार, तो दिमाग में आता है कुल्फी का टेस्ट मालूम है, तो उसको अलग से लगेगा कि मतलब कुल्फी खाना है, चलो घंटी आ। तो वो फिर बाहर जाएगा। और आजकल तो ऐसे भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो बेचने वाले तो एकदम एरोप्लेन की रफ्तार से भागते हुए जाते हैं। मतलब कुल्फी ले लो और उसके बाहर निकले तक तो वो गायब भी हो जाते हैं। तो इस तरह, तो वो क्या था कि वो उसने कुत्ते को जो है तो पहले मतलब डायरेक्टली खाना जब दिया, और फूड डॉग, डॉग फूड जो होता है, तो स्टिमुलस मतलब उसको डायरेक्टली राल टपकने लगना वैसे। फिर उसने उसके असिस्टेंट को, हाँ, बाद में जो है तो दिया पैरों की आवाज कि उसको दो। तो वो जैसे ही आता था, या फिर कोई कुत्ता या फिर बकरी भी होती है जिसको हम चारा डालते हैं, तो जानवर क्या होता है, वहां जाते साथ ही उसको लगता है कि खाना मिलने वाला है, तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। हाँ, अनकंडीशनल स्टिमुलस वो था। लेकिन जो मिसाल के तौर पे घंटी जो है, उसको स्टिमुलस में क्यों डिवाइड किया गया? स्टिमुलस में जैसे इसमें ही क्यों किया गया, ऐसा बिल्ली के उसमें क्यों नहीं? क्योंकि उसमें घंटी बजाने पर फिर बाद में उसने क्या किया, पहले घंटी बजाता था फिर उसको खाना देता था, तो घंटी को उसके साथ जोड़ा गया। तो फिर वो जो अनकंडीशन एक कंडीशनल स्टिमुलस था कि कंडीशन होना कोई चीज को, तो उससे निकाल कर उसमें लाया गया कि घंटी जैसी बजी, तो अब जब घंटी बजती तो वो उनको मालूम पड़ जाता था कि अब खाना मिलने वाला है। इस वजह से मतलब वो उसकी जानिब रागिब होते थे, तो उसमें रखा गया। और जो चिंपैंजी का था तो वो ऊपर लटकाया हुआ था ऐसी जगह पर जहाँ पर उनकी पहुंच नहीं हो पाती। फिर उसमें दो बॉक्सेस रखे हुए थे। दो बॉक्स में पहले उसने एक बॉक्स पे चढ़ने की कोशिश की, फिर दूसरे, और वहाँ एक स्टिक भी थी। तो सोर्सेज भी वहां पर अवेलेबल होना जरूरी है। फिर उस पर चढ़कर उसने वो निकाला। उसमें फिर कंडीशनल स्टिमुलस का कुछ नहीं था। वो एक तज्जिया था कि वो उस अपनी अकल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जैसे कि कौवा है,
तो कौवे के पास में अगर उसको एक बॉटल में, जैसे कि कहानी तो सुने हुए ही, कौवे ने घड़े में पानी डाला, लेकिन देखिए कुछ चीजें हमको मिलती है वायरल होते हुए कुछ ऐसे रील, जिसमें कौवा क्या कर रहा है, उसके पास में अगर कंकर सही में भी रखे गए तो कंकर को उठाकर पानी में डालते जाता है और फिर उसके बाद पीता है। तो वो क्या है कि वो सीख लेता है कि मतलब सोल्यूशन की तरफ बढ़ता जाता है, वो चीज उसके अंदर आती है। और उसके बाद में हम देखने वाले कौन सा, किसका देखने वाले हैं, स्पिनर का। स्किनर का देखने वाले। एक्सपेरिमेंट वो हम बाद में देखेंगे। तो थॉर्नडाइक के मुताबिक जहानत क्या है कि बहुत सारी सलाहियतों का मजमू होता है, मुश्तरक अनासिर मखसूस सलाहियत में पाए जाते हैं। जैसे कि ए काम के लिए हमें अगर एक्स सलाहियत की जरूरत है और बी काम के लिए वाई सलाहियत की जरूरत है, तो अगर एक्स 8+8 सलाहियत है, मतलब एक्स और वाई में मुश्तरक होती है, तो उसके बाद एक्स और वाई के दरमियान का ताल्लुक बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर उनके दरमियान इश्तराक कम हो तो उनका ताल्लुक भी कम होता है। इस जमाने में थॉर्नडाइक की कसीर जहती जहानत मकबूल नहीं थी, गिलफोर्ड के नजरिए को फौकियत हासिल थी। गिलफोर्ड कब है, 1967, मतलब 1967 से नजरिए जहानत को सायुल बेयादी नजरिया, सयुल बेयादी नजरिया मतलब क्या होता है, सह मतलब ज्यादा होता है, तीन वगैरह ऐसा, तीन से ज्यादा ऐसा कुछ चीजें, मल्टी फैक्टर थ्योरी जैसा इसके लिए उसको नाम दिया गया, तो मल्टी हो गया। सयूल इबादी, जिसको आप मल्टी फैक्टर थ्योरी कह सकते हैं। इबादी नजरिए जहानत की साख्त वाला नजरिए भी कहते हैं, स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर वाला थ्योरी, इस तरह से। तो गिलफोर्ड ने अलग अलग नजरिए जहानत को पेश किया। वो हवाई महकमे में बतौर नफ्सियात काम करते थे, ये हवाई महकमे में था। और वकील कौन था, इससे पहले हम पढ़ते गए, तो वो होमवर्क में याद कर लेना, इससे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा है वकील। तो उन्होंने एक जांच के तय की कि जिसकी मदद से फौज में काम करने वाले लोग, जैसे कि इंजीनियर और दीगर फराज अंजाम देने वाले लोगों की पहचान की जा सकती है। उसने बतौर नमूना एक बालिग मर्द का इंतखाब किया और जांच के लिए जो नुकात तय किए वो इसकी नौकरी से मुतालिक थी। नतीजा अख्ज़ करने के लिए अज्जा का तज्जिए के तरीके को भी अपनाया। उन्होंने अपनी जांच में तख्लीकियत यानी क्रिएटिविटी को भी शामिल किया, लेकिन वो सिर्फ गौर और फिक्र का रुख तब्दील करने के लिए था। इब्तिदा में जब उन्होंने अज्जा के तज्जिए का इस्तेमाल किया तो तब 25 सलाहियतों को हासिल कर लिया था। उसके बाद बहुत सारी जांच के जरिए 150 इनफरादी सलाहियतों को हसूल हुआ, और उन्होंने जहानत की तारीफ इस तरह से की कि सलाहियत के तरतीबवार मजमूए को जहानत कहते हैं। सलाहियत के तरतीबवार, अब सलाहियत यानी कि स्किल्स होती है, स्किल्स के मतलब तरतीबवार यानी कि सीरिएशन ऑफ स्किल्स, या फिर कहा गया कि क्लासिफिकेशन वाले हिसाब से मजमूए को, एक इंटीग्रेटेड वे को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहा जाता है। उसके आपने इंग्लिश में भी निकाल लेना है बाद में डेफिनेशन। तो उन्होंने तज्जिए की बुनियाद पर अमल, मा हसल और मवाद। मा हसल मतलब क्या होता है, मा मतलब होता है क्या, मा हाजा ये क्या है, तो मा हसल हमने क्या सीखा। तो बुनियादी अमल जो है और मा हसल जो सीखा हमने और जो सीखने मिला, हुसूल से हुसूल याबी हसल ये होता है। और मवाद पर रखी एक्विजिशन, और कंटेंट मतलब मवाद। तो उन्होंने तज्जिए में क्या किया, प्रोसेस के बजाय ऑपरेशन लफ्ज का इस्तेमाल किया। इसको उन्होंने प्रोसेस नहीं कहा, जैसे कि खाना बनने का प्रोसेस, भाप बनने का प्रोसेस, रेनी प्रोसेस मतलब पानी से भाप बनकर बरसने का प्रोसेस। तो प्रोसेस नहीं, उन्होंने ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन अलग होता है। ऑपरेशन क्या कहते हैं हम, जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन हो रहा है तो मतलब ऑपरेट करना मतलब क्या, चलाने में, और उसको करना होता है, कोई चीज मुहिम होता है तो उसको ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, वो प्रोसेस नहीं होती कोई। एक जिंदगी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखना क्या है प्रोसेस है, लेकिन ऑपरेशन एक अलग चीज होती है। ऑपरेट करके मतलब चलाना, हाउ टू ऑपरेट। तो लफ्ज का इस्तेमाल किया उन्होंने हर जायज में, तीनों तूलु तूल और अर्ज यानी कि सयुल इबादी का इस्तेमाल करके मुकब मतलब क्यूबिक वे में एक मॉडल के जरिए क्या किया, जहानत को पेश किया, जिसमें हर मुरब्बे में क्या था, एक सलाहियत को जाहिर करता है। उनका ख्याल था कि तमाम जहनी सलाहियतें तीनों इबादी या सयोल इबादी यानी कि अमल, मवाद और माहसन से जाहिर होती है। कि अमल यानी प्रैक्टिकल कंटेंट और एक्विजिशन से वो हासिल की जा सकती है। अमल मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। जैसे कि आप ऑपरेशन को अमल भी कह सकते हैं, अभी प्रोसेस नहीं किया गया कहा गया, तो ये क्या था कि अमल किसी शख्स की जहनी सरगर्मियों की नोयत को जाहिर करता है। हम काम करते वक्त अलग अलग जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, उन सलाहियतों को अमल, तूल और अर्ज में भी हम शामिल कर लेते हैं। तूल और अर्ज के अंदर मश्क, गौर व फिक्र यानी किसी मसले का वाहिद हल बताने वाली सलाहियत होती है। मश्क क्या होती है, मुश्तक, मुश्तिक यानी कि मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं दिमाग में मस्तिष्क जैसा कहा जाता है। मस्तिष्क, किसी को सवाल करना हो तो वो पूछ सकते हैं ऑनलाइन से भी।
तो मस्तिष्क यानी कि गौर व फिक्र करने की मसले का वाहिद हल बताने वाली सलाहियत होती है। मुख्तलिफ गौर व फिक्र यानी कि किसी मसले के मुख्तलिफ हल जाहिर करने वाली सलाहियत होती है। और कदर पैमाई यानी क्या होती है? कदर पैमाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, एवेल्युएशन जो कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा इल्म या मालूमात सही है गलत, ये जाहिर करने वाली सलाहियत होती है। और इदराक यानी कि क्या होता है? गौर व फिक्र, तफहीम, इतलाक वगैरह की सलाहियत। हाफिज यानी कि याददाश्त, रिमेम्बरेंस, यानी किसी मालूमात या इल्म को महफूज कर लेना होता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी बच्चे से कहते हैं कि जराए अबलाग यानी कि मास मीडिया के मुस्बत और मनफी पहलू पर जाहिर करना है, क्या उसका एक फीडबैक देना है, तो क्या होता है कि तब बच्चा कदर पैमाने का इस्तेमाल करके जराए अबलाग के असरात को मद्देनजर रखकर ये फैसला करता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह वो कदर पैमाने की सलाहियत का इस्तेमाल करके अमल करता है। यानी कि अब यहाँ पर ऑपरेशन की एक मिसाल बताई गई कि किसी से आप पूछते हैं कि सही है गलत है, तो ये उसको अमल कहा गया। मवाद क्या है? अब कंटेंट। मवाद यानी कि जिस मौजू पर अमल किया जाता है उसका ताल्लुक किसी मजमून, मौजू या मालूमात से हो सकता है। उस मवाद को 5 जुमरों में तकसीम किया जा सकता है। बसरी यानी कि देखने वाला, समई मतलब सुनने वाला, लिसानी जुबानी, इशारती, सांकेतिक और रिवायत रवैये से ताल्लुक रखने वाला, कि आपका जो बिहेवियर है और रवैया है उससे ताल्लुक रखने वाला मवाद। मिसाल के तौर पे किसी को एक फिल्म बताकर सवाल करे तो इसमें बसरी और समय मवाद होता है, कि उसमें ऑडियो विजुअल जो मवाद कहा जाएगा। किसी को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बता देना, इस पर सवाल आता है, तो ये क्या है? समय व बसरी आलात और समय व बसरी मवाद। जैसे कि टेलीविजन है कि समय व बसरी, और रेडियो क्या है? सिर्फ समय है, और सिर्फ देखने वाले बसरी आलात होते हैं। इस तरह, तो इस तरह मतबूआ मवाद पर सवालात की जाते हैं और बच्चा उसका तज्जिया करता है, एनालिसिस। माहसल मतलब प्रोडक्ट के क्या हासिल हुआ, कि प्रोडक्ट क्या हुआ। इसका इस्तेमाल किसी मखसूस अमल के जरिए किसी मखसूस मवाद का नतीजा अख्ज किया जाता है। गिलफोर्ड ने उसे भी 6 हिस्सों में तकसीम किया है। हिस्सों में हिस्से निकलते जा रहे हैं, तो अब देखिए, पहला है कि यूनिट यानी कि जुज, दर्जा, क्लासेस, ताल्लुक, रिलेशन, निजाम, सिस्टम, तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, नतीजा यानी इम्प्लीकेशन। इस तरह किसी मवाद का मखसूस अमल के जरिए जो नतीजा अख्ज किया जाता है उसे गिलफोर्ड ने कितना सलाहियत में किया है? 5 × 5 × 6, इस तरह से 150 सलाहियतें ये हो गई, मरबूत जुड़ी हुई। गिलफोर्ड के इस नजरिए को तनकीद का भी निशाना किया गया, फिर इसको भी तनकीद का निशाना बनाया है। इसमें कहा गया कि इसमें मुआतियाती तरीके का इस्तेमाल किया गया, और ये दर्जा बंदी नहीं है, ये नजरिया नहीं है। गिलफोर्ड के इस नजरिए को तनकीद का शिकारा बनाते हुए क्या कहा गया कि इसमें मुआतियाती तरीके का इस्तेमाल किया गया है, और ये एक दर्जा बंदी है, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है, एक कोई थ्योरी नहीं है, ये कहा गया। अब देखते हैं कि गार्डनर का क्या नजरिया था कसीर जहती जहानत का नतीजा। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो मल्टी फैक्टर था, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का नजरिया है गिलफोर्ड, गार्डनर का। वो गिलफोर्ड का था और ये गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। कितने इंटेलिजेंस के टाइप्स होते हैं उसके? 8। 8 कौन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, और इसमें देखिए 9 बताए जा रहे हैं वैसे। देखते हैं इसमें। गार्डनर 1983 में एक जहानत का नजरिया पेश किया जिसमें अदबी कारकर्दगी की बजाय फितरी इस्तेदाद को मलहूज रखा गया। उन्होंने केस स्टडी के जरिए नजरिया पेश किया। अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने जहानत से ताल्लुक रखने वाले बढ़ता और रवैये के 7 म्यारी या पैमानों का जिक्र तस्करा किया। अब देखिए यहाँ पर 7 बताया जा रहा है, 8 है वो। 7 इम्कान अलग अलग हो सकते हो, एक दूसरे पर नजरअंदाज नहीं होते। उन्होंने 7 इम्कान को हासिल करने के लिए 9 सलाहियतों का इस्तेमाल किया। तो 7 इम्कान है और 9 सलाहियतें हैं। देखते हैं कौन सी लिसानी जहानत यानी लिंग्विस्टिक, जिसमें क्या आता है? फहम की, जुमले की फहम, मौसिर पढ़ाई लिखाई, नए अल्फाज याद रखना वगैरह शामिल है। और लिसानी की क्या है? मतलब एग्जाम्पल्स, वो भी हमको देखते चलना है। हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये देखिए इस तरह है। हम हिंदी में जो पढ़ते हैं उसमें कितने टोटल हुआ? ये देखिए, ये गिलफोर्ड का नजरिया था, और इसमें गिलफोर्ड में ये 2 चीजें हम याद रखते चलेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट। इस पर हमेशा सवाल आते हैं। तो डाइवर्जेंट किससे जुड़ा होता है? तो डाइवर्जन आपको क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, और कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस से। बराबर, तो उसकी ये ओपन एंडेड होता है रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स ये क्लोज एंडेड, ये सब देख लेना है। और क्रिएटिविटी के तत्व FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल, इलेबरेशन, ये होता है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में फर्क। ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में हावर्ड गार्डनर। तो इसमें देखिए लिंग्विस्टिक पहले चल रहा है। इसमें टोटल कितने बताए गए? 8। तो देखिए हम पहला इसके साथ साथ चलते हैं। इसमें पहला है देखिए लिंग्विस्टिक, जो ये हम पढ़ रहे हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट होते हैं।
हियरिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, पोएट राइटर इसके अंदर आते हैं। ये उसके एग्जाम्पल है। लिसानी। उसके बाद है मुंतकी सलाहियत। जहानत यानी किसी तस्वुर के पस से पर्दा, मुंतख और हिंसी आदत का इल्म और रियाजी से मुतालिक अमल को कहा जाता है, जो कि लॉजिकल मैथमेटिक को होता है। तर्कपूर्ण बुद्धि, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। उसके बाद क्या है कि साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रांग इन दिस कंपोनेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन और एपीजे कलाम की एग्जाम्पल है। साइंसदान। उसके बाद में देखते हैं, देखिए मुकामी जहानत यानी कि तस्वुराती और गौर फिक्र करने वाले मुकाम को ध्यान में रखना, यानी कि स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक। ये स्पेशल वाला स्पेशल नहीं, खास किस्म वाला, ये स्पेशल मतलब मुकामी होता है। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। स्कल्पचर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, पेंटर, इंटीरियर डेकोरेटर और कार्टोग्राफ होते हैं। पायलट, सर्जन इसमें रखा गया है कैटेगरी में। ये सब में मतलब जो भी अगला पैटर्न जो देखेगा फॉर्मिंग जिसमें हाथ का इस्तेमाल ज्यादा आएगा तो वो स्पेशल में आ जाएगा कि मुकामी जहानत वाला। अगला क्या है, जैसे कि अब अगर कोई जी। हाँ, ये 5 मिनट का ही। तो ये क्या होता है कि मतलब मुकामी जहानत के अगला पैटर्न क्या है। अब सर्जन को पता है कि अगला क्या है। अब पायलट क्यों रखा गया है कि उसको पता है किस तरफ रुख मोड़ना है और किस तरफ जाना है। तो उस हिसाब से तर्कपूर्ण के बाद ना स्पेशल इंटेलिजेंस ये हो गया। उसके बाद क्या है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें कौन सा पहले देखना है। इसमें पहले है कि जिस्मानी मैकेनिकी जहानत, यानी किसी शख्स के जिस्म की तवानाई को काबू रखना और महारतों पर मबनी काम अंजाम देने वाली साला, जैसे फनकार, जिम्नास्टिक, वर्जिश से मुतालिक जिम्नास्टिक वगैरह। तो ये कौन सा हो गया, ये एथलेटिक्स वाला हो गया, बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो एथलेट्स जो होते हैं, सर्जन, पायलट कॉमन है इसलिए इसको स्पेशल में दिया हुआ है, इसके अंदर नहीं रखना है वो। हिमांशु सिंह उसमें कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें क्यों नहीं रखा गया। इसमें ओवरऑल बॉडी का फिजिकल होता है वर्क, इसलिए तो फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी होती है क्रिएटिवली। तो एथलेट्स, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्टिक, सर्जन, ये सबको सर्जन इसमें नहीं है, ये नहीं रखना है क्योंकि ये पूरी बॉडी उसमें इस्तेमाल नहीं होती। तो इसमें क्या याद रखना है कि पूरी बॉडी का इस्तेमाल, जिसमें जिस्मानी, मैकेनिकी और जहानती ये होता है। जैसे फनकार, जिम्नास्टिक, वर्जिश से मुतालिक इसमें महारत रखना है। मौसीकी पर मबनी जहानत वाला मतलब म्यूजिकल सलाहियत, आइंदा जिंदगी में मौसीकार बन जाए। तो ये कौन सा है, म्यूजिक वाला। हाँ, ये गया म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स, जैसे कि ए आर रहमान, सोनू निगम वगैरह, लता मंगेशकर, इस तरह। उसके बाद में हो गए बाहमी जहानत, यानी कि बाहमी ताल्लुकात को समझने की सलाहियत, जैसे कि लोगों की जरूरत, रुझान। मतलब ये होगा इंटर इंटरपर्सनल कि अदर्स, और इंट्रा मतलब खुद का, ओन्स। तो इंटर मतलब अदर्स, तो सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझना। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर्स आर लाइकली टू प्रोसेस पजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इस तरह से, मदर टेरेसा। तो ये क्या हो गया, इसमें बाहमी जहानत ये हो गए। खुद शनासी यानी खुद की सलाहियत, काबिलियत, इस्तेदाद से मुतालिक गौर व फिक्र करना। तो 7 तक तो हम पहुंचे बराबर। तो साथ में क्या है कि इंट्रा, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ डिजायर्स। पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटी रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इसमें जो अ, ये होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे संदीप माहेश्वरी, अरिस्टोटल, सदगुरु, फिलोसोफर, बुद्धा, ये सब इसमें रख सकते हैं। खुद की ओन फीलिंग और मोटिव्स को समझना, या फिर कोई मुर्शद वगैरह जो भी, ऐसा भी सवाल आता है। तो जो कि क्या करते हैं, मुराकबा वगैरह करते हैं। उसके बाद में वजूद जहानी जहानत, यानी कि मजहबी और रूहानी, ये किस में आता है। गार्डनर ने रूहानी अल्फाज के बजाय वजूद का इस्तेमाल किया। मजहबी या रूहानी का कहीं पर मिला है क्या। एक नेचुरलिस्टिक हो गया कि नेचुरल वर्ल्ड के हिसाब से। तो हंटर, फार्मर्स, टूरिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और बर्ड वॉचर्स, ये सब क्या आ गए कि नेचुरलिस्टिक, कुदरती। तो अब तो ये 9 गिन लिए हमने, लेकिन एक फिर भी बच गया था। तो कैसे 9 हुए,
फिर से हम जानते हैं इसमें से कोई छोटा है क्या? इसमें से एक भी नहीं छोटा। लिंग्विस्टिक भी हुआ, लॉजिको मैथमेटिक हुआ, स्पेशल हुआ, और म्यूजिकल हुआ, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक हुआ। इसमें देखते हैं हम क्या 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 था। एक था लिसानी मुंतकी, मुकामी तीसरा, चौथा मैकेनिकी, पांचवा मौसीकी, छठा बहामी, कुछ शनासी, तो सात के बाद आठ फितरी जहानत। फितरी में नेचुरलिस्टिक था, खुद के अतराफ के माहौल का इल्म, जैसे कि जानवरों से मोहब्बत, दरख्तों और कुदरती चीजों से मोहब्बत। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है तो वो ये है, देखिए, वजूदी जहानत यानी मजहबी और रूहानत, जैसा भी मुराकबे की उसकी जो मिसाल ली गई, तो ये वाला नौ में रख सकते हैं। तो एट वैसे याद रखना है, आमतौर से एट ही है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन होता है या फिर जवाब में ऐसा कंफ्यूजन आता है तो फिर नौ में भी आप रख सकते हैं। गार्डनर ने किसी तालिब इल्म को मरकूजा किसी एक जहानत से मरबूत रखने को गलत करार दिया। उनका ख्याल था कि हर शख्स अपनी इंफरादियत को रखता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एट में इसको जो हमने देखा था ना, खुद शनासी, तो इसमें भी रखा जा सकता है कभी कभार, जिसके बुद्ध को रखा गया, बुद्ध के मजहब को, तो वो उसको आपको इंट्रा में रख लेगा, वजूदी जहानत, मजहबी रिलीजियस में आ गया। तो गार्डनर ने किसी तालिब इल्म को मजकूरा किसी एक जहानत से मरबूत करने को गलत करार दिया गया है, कि कोई भी एक तालिब इल्म है तो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि नेशनलिस्टिक्स है। किसी में मल्टीपल चीजें भी पाई जा सकती है, किसी में नहीं भी पाई जा सकती, कोई बदल भी सकता है। कल को माहौल का तहफ्फुज कर रहा था, वही आज जंगल की कटाई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। उनका ख्याल है कि हर शख्स अपनी इंफरादियत रखता है और इसमें मुख्तलिफ जहानतों का मजमू होता है। और अपने नजरिए की तौसीह करते हुए गार्डनर ने ये चाहता था कि तालिब इल्म बाख्तियार बने और अपनी सलाहियतों में इजाफा कर। उन्होंने जहानत की वजाहत करने के लिए तीन बुनियादी किस्मों का भी इस्तेमाल किया है। एक ही मिनट बचा है बस। तख्लीक इल्म पैदा करने की सलाहियत और जिसमें समाज में रहते हैं उनकी फलाह बहबूद करना, रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल को हल करने की सलाहियत, और नया इल्म पैदा करने की सलाहियत। और गार्डनर के मुताबिक ये भी है कि तमाम सात सलाहियतें एक दूसरे में मरबूत होती है, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि कोई शख्स एक सलाहियत में ज्यादा जहानत रखता है बनिस्बत दूसरे की। ये तमाम सलाहियतें जुजवी तौर पर खुद मुख्तार होती है, इसलिए इस नजरिए की ये बात भी समझ